नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा यह खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में साझा विपक्ष की महाबैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी एनडीए का विस्तार करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 10 विपक्षी नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ईवीएम के साथ ही अनिवार्य तौर पर वीवीपैट लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में साझा विपक्ष की महाबैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में सोमवार को केवल आपको बता दें कि कई सारे लोगों की चर्चाएं हैं, बहुत सारी आरंभिक चर्चाओं की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत आरंभिक डिस्कशंस ये रहेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने की तैयारियां चल रही हैं, तौर तरीके क्या होंगे इस पर चर्चा होनी है। साथ ही 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में बीजेपी को घेरा कैसे जाए इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले 23 जून को भी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें करीब 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को। ये बैठक शुरू हो चुकी है। रणनीति बनाई जानी है कि कैसे सदन सत्र के दौरान बीजेपी को घेरना है, किस तरह से रणनीति बनानी है। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां किस तरह से शुरू करनी है कि विजय रथ को बीजेपी के रोक दिया जाए। इसीलिए ये दूसरी बैठक है जो पटना के बाद बेंगलुरु में हो रही है। बहुत ही खास इस बैठक को माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहां से ही ये फॉर्मूला निकाला जाएगा विपक्षी दलों के द्वारा कि कैसे एकजुट होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी को हराना है। और चलिए सुनाते हैं कि इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। मुझे खुशी इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं, कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खास मीटिंग है क्योंकि 2024 को लेकर इसी में तैयारियां की जानी है कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है लोकसभा चुनावों में। उधर बीजेपी भी एनडीए का विस्तार करने में जुटी हुई है और इस कड़ी में मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें करीब 38 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। बीजेपी नीतीश के गढ़ में अपना गठबंधन मजबूत करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन मांझी के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद अब बीजेपी एलजेपी के दोनों ही अध्यक्षों के साथ चर्चा में है। बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ें, लेकिन परेशानी अब यह है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी भी हाल में आने के लिए तैयार नहीं है। वहीं विपक्षी दलों ने मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तो इसलिए एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है।
हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सब कुछ जमा रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान यूपी के दोनों ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक वहां मौजूद थे। अब उनके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह को योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। चलिए, पार्टी में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य और दारा सिंह ने क्या कहा है, सुन लीजिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, जो भरोसा मुझे है उस भरोसे के बुनियाद पे कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के 12 मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जनवरी 2022 में योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद वो मऊ की घोसी सीट से विधायक भी चुन लिए गए थे। हालांकि पिछले कई दिनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। यूपी नगर निकाय चुनाव के बाद से दारा सिंह चौहान को लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो बहुत ही जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। असम की बात करेंगे, क्योंकि असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए 10 विपक्षी नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस याचिका में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को 20 जून को अधिसूचित प्रस्तावों को चुनौती दे दी गई है। ये याचिका कांग्रेस, असम जातीय परिषद, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी, राजद और आंचलिक गण मोर्चा की ओर से दाखिल की गई है। इस साझा याचिका में निर्वाचन आयोग के 20 जून 2023 को जारी परिसीमन मसौदा आदेश को चुनौती भी दी गई है। इस मसौदे में असम विधानसभा की 126 और लोकसभा की 14 सीटों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पर बात की गई है। इसमें राज्य के विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को फिर से समयोजित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। असम में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर 10 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया कानून संगत, व्यवहार संगत और तर्कसंगत नहीं है, लिहाजा इस पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने इस मामले में 20 जून 2023 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें परिसीमन का आदेश दिया था कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसमें जनता के बीच में विधानसभा की 124 और लोकसभा की 14 सीटों के परिसीमन को लेकर जनता से विचार आमंत्रित किए गए थे और जो मसौदा है वो मसौदा जनता के आगे रखा गया था। लेकिन इन तमाम पार्टियों का कहना है कि ये प्रक्रिया उचित नहीं है और इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा इस पर कोर्ट रोक लगाए। जो दल यहाँ पहुंचे हैं उनमें कांग्रेस पार्टी है, राइजोर दल है, असम जातीय परिषद है, सीपीआई मार्क्सवादी है, सीपीआई है यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, आरजेडी है और आंचलिक गण परिषद है। इन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर ये कहा है कि जो तरीका अपनाया गया है, निर्वाचन आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है वो कहीं भी उचित नहीं है और उसमें कई सारी प्रक्रियाओं का गोलमोल किया गया है, यानी उसका तरीके से पालन नहीं किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई कब होती है और इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है।
सभी ईवीएम के साथ अनिवार्य तौर पर वीवीपैट लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और अन्य जनहित याचिकाओं के साथ नत्थी भी कर दिया है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को इस याचिका पर विचार करके अपने मत बताने के लिए कह दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता याचिका की कॉपी चुनाव आयोग को भी दें। इसके बाद उनका जवाब भी आने दिया जाएगा, तभी आगे की सुनवाई हो पाएगी। चुनावी खबरों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन चुनावी खबरों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।